आपके सामने स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आ गया। पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि भाषा दिगम में बोधगम्य निवेश। ये क्वेश्चन कई बार देखने को मिला, बोधगम्य निवेश। ठीक है, अब बोधगम्य निवेश क्या होता है, इसका यहां पर मीनिंग पूछ लिया। कई बार क्वेश्चन ये पूछ लिया कि जो भाषा की संरचनाएं होती है उसमें से कौन सा नहीं है, तो वहां पर कई क्वेश्चन आपको दे दिए, वहां पर भी बोधगम्य निवेश देखने को मिला। एक क्वेश्चन आपको स्टीफन क्रेसन का आपको देखने को मिला और वहां पर दे दिया स्टीफन क्रेसन के अकॉर्डिंग बोधगम्य निवेश की क्या संरचना है। अब देखिए सिंपल सा आपको क्या काम करना है, पहले तो इसका आंसर यहां पर समझ लीजिए क्या होता है। बाकी मैंने आप लोगों से कहा हुआ है जो स्टीफन क्रेसन है आपके, ठीक है, बड़े महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक है। आप लोग जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को उठाकर देखोगे, हर शिफ्ट के अंदर यहां से क्वेश्चन आपके स्टीफन क्रेसन से पूछा गया है, जिन्होंने आपका सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन का आपका कंसेप्ट दिया था। ठीक है, जो आपके अमेरिका के रहने वाले थे। इतने महत्वपूर्ण आपके मनोवैज्ञानिक है, आज से पहले कभी नहीं आए, लेकिन पिछली बार भर भर के क्वेश्चन एग्जामिनर ने दिया से। तो इनके ऊपर डिटेल में मैं वीडियो जल्दी ही बनाने वाला हूं। ठीक है, डिटेल में वीडियो जल्दी ही बनाने वाला हूं। और स्टीफन क्रेसन मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हिंदी में आई है, इंग्लिश में देखने को मिले, संस्कृत में देखने को मिले, पता नहीं क्या प्यार सीबीएसई वालों को इनसे इस बार हो गया, भर भर के क्वेश्चन दे दिया, हर शिफ्ट में देखने को मिले यहां से क्वेश्चन। तो इनके ऊपर डिटेल में वीडियो आने वाली है, जिससे आपको सारा समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिलहाल आप लोग समझिए जो भाषा दिगम होता है, भाषा दिगम मैंने आपको क्लियर बताया हुआ है। एक होता है आपका भाषा अर्जन, एक होता है आपका भाषा दिगम। भाषा अर्जन होता है जब किसी भाषा को प्राकृतिक रूप से सीखा जाता है, जैसे हम अपनी मातृभाषा को सीख लेते हैं अपनी प्राकृतिक रूप से, अपनी फैमिली का अनुकरण करके। ठीक है, एक होता है भाषा दिगम जब हम दूसरी भाषा को प्राकृतिक साधनों की हेल्प से सीखते हैं, जैसे मान लीजिए इंग्लिश को सीख रहा है। ठीक है, तो उसी में आपका जो बोधगम्य निवेश होता है, इसको क्या कहा जाता है, बोधगम्य निवेश को। तो ऑप्शन देखा जाए जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है कि बच्चों को ऐसे भाषाई अवसर उपलब्ध कराना जो उनकी भाषा, बच्चों की कौन सी भाषा होती है, बच्चों की एक ही भाषा होती है जो उनकी मातृभाषा होती है। ठीक है, बच्चों की कौन सी भाषा होती है, बच्चों की होती है उनकी मातृभाषा, उससे एक स्तर ऊपर हो, यानी उनके लेवल से ऊपर हो। अब देखिए बच्चों की जो मातृभाषा है, अब बच्चा अपनी मातृभाषा में, एक मैसेज आ गया, मैसेज पढ़ेगा। देखो ये बच्चा पूछ रहा है कि पेपर वन में 150 मार्क्स लाने 2 महीने में कैसे लाया जाए। ठीक है, तो बड़ा मतलब चैलेंजिंग क्वेश्चन है। तो देखो 150 तो शायद मतलब 1-2 नंबर तो यार कट नहीं है, इधर उधर कट जाए, 140 प्लस आप लोग ला सकते हो 2 महीने के अंदर। सिंपल सा कुछ नहीं करना, सबसे महत्वपूर्ण चीज है एक तो आप डेली क्लास लो, डेली 8 बजे मैं क्लास लेकर आता हूं, डेली क्लास अटेंड करो। जो मैंने आपको नोट्स दे रखे हैं इनको अच्छी तरीके से मतलब ऐसे कर जाओ इनको कि इनका कुछ भी एक एक वर्ड ना बचे। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके अलावा जब आपका एग्जाम नजदीक आ जाए, एग्जाम नजदीक आने से पहले आप लोग ऑनलाइन प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट करना जरूरी है। आपको सारी नॉलेज होगी, सब चीज आपको पता चलेगी, बट प्रैक्टिस करनी आपको जरूरी है ऑनलाइन। ठीक है, वो प्रैक्टिस आप लोग करना अपने कंप्यूटर पर बैठकर। आप लोगों के आ सकते हैं, क्योंकि 130-40 के करीब मेरे बहुत स्टूडेंट है जो लेकर आ सकते हैं। ये काम आप करना, 150 में से 150 शायद आपके ना आए, बट 140 प्लस आपके आ सकते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रख लेना। ठीक, तो देखिए यहां पर है कि जो बच्चों की उनकी जो भाषा है यानी मातृभाषा है, तो उससे एक स्तर ऊपर है। ठीक है, ये आपका बोधगम्य निवेश होता है। अब बच्चा अपनी भाषा में बात कर रहा है, कन्वर्जेशन कर रहा है, तो उससे कहते हैं कि बेटा एक काम कर, आज एक दिन का एंकर बन जा तू। ठीक है, एक काम कर, आज तू अंजना उनकश्यप बन जा या आज रवीश कुमार बन जा, अब इसमें बोलकर बता। ठीक है, कोई न्यूज बोलकर बता। तो बच्चा अपनी मातृभाषा के लेवल से ऊपर बोलकर बताएगा, तो कहीं ना कहीं उसके लिए टफ बैठेगा। तो यही आपका क्या होता है, भाषा बोधगम्य निवेश होता है कि बच्चों के ऐसे भाषाई अवसर उपलब्ध करा दिए कि आज एक दिन का एंकर बन जा, जो उनकी भाषा से एक स्तर उपलब्ध ऊपर होता है। ये आपका बोधगम्य आपका निवेश होता है। तो आंसर आपका, फर्स्ट आंसर आपका सही हो जाएगा। बाकी जब आप स्टीफन क्रेसन की आप वीडियो डिटेल में पढ़ जाओगे तो आपको सारी चीजें, सारे डाउट आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ये मैं आपको वीडियो जरूर बनाऊंगा, इतना मैंने आप लोगों से कह दिया। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर क्या दिया हुआ है। ठीक है, और इस बच्चे के मतलब जज्बे को सलाम, पैसे देकर ये पूछा कि 150 में से 150 कैसे आएंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया कि पियाजे के अनुसार बच्चे के समग्र बौद्धिक विकास के लिए, कि उसका पूरा बौद्धिक विकास, उसके लिए भाषा की कोई भूमिका नहीं है। गलत, भाषा की भूमिका होती है पियाजे के अकॉर्डिंग। भाषा सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। आंसर आपका सही हो जाएगा सेकंड। देखिए जब आपके पास 2 भाषा आपको लेनी होती है सीटेट के अंदर, कोई भी आप 2 भाषा ले लीजिए, हिंदी इंग्लिश ले लीजिए, हिंदी संस्कृत ले लीजिए, उस भाषा के अंदर आपके जो महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक आते हैं, एक आपके जीन पियाजे आते हैं,
एक आपके आते हैं वाइगोत्स्की आते हैं। वाइगोत्स्की ने भाषा से संबंधित क्या पॉइंट बताया, जैसे जीन पियाजे ने तो भाषा को इतना महत्वपूर्ण नहीं माना, तो वाइगोत्स्की ने बहुत माना था, क्योंकि वाइगोत्स्की ने तीन ही पॉइंट को सबसे महत्वपूर्ण माना, समाज को, संस्कृति को और भाषा को। ठीक है, इन्होंने तो कहा था कि पहले जो है बच्चे के अंदर भाषा आती है, उसके बाद विचार आते हैं, बट वाइगोत्स्की ने विकास को सबसे महत्वपूर्ण माना था, उसके बाद भाषा को माना था। ठीक है, उसके अलावा एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक आते हैं आपके, नोम चोम्स्की आते हैं। उसके अलावा नोम चोम्स्की आते हैं, जो आपका यहां पर क्वेश्चन आता है। उसके अलावा स्किनर से संबंधित क्वेश्चन आता है, बीएफ स्किनर से संबंधित। उसके अलावा स्टीफन क्रेसन आपके नहीं देखने को मिले, स्टीफन क्रेसन से संबंधित आपके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ये महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक है जो आपके लैंग्वेज यानी भाषा में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपकी दोनों लैंग्वेज के अंदर। तो इन सभी के ऊपर जो आपकी डेली क्लास ये चलती रहती है, इसमें डिस्कशन हो जाता है, तो आपके सब कंप्लीट हो जाएंगे, आप परेशान मत होना। ठीक है, तो पियाजे के अनुसार बच्चे के समग्र बौद्धिक विकास के लिए भाषा सबसे महत्वपूर्ण है, पहलू है, तो आंसर आपका वैसे सेकंड से हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते अब आपके वैसे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है? अगला क्वेश्चन आपको दिया है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा यानी एनसीएफ 2005 प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को अनुदेशन माध्यम बनाने की सिफारिश करता है, वो आपको बताना है। देखिए, चाहे एनसीएफ 2005 हो, चाहे एनईपी 2020 यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2005 हो, वो प्राइमरी लेवल पर या फिर प्राइमरी लेवल के बाद क्लास 8 तक, ठीक है, कहां तक? क्लास 8 तक। ये कहता है कि क्लास 8 तक या आरटी एजुकेशन 2009 ये कहते हैं कि जो बच्चों की भाषा का जो माध्यम होना चाहिए, बच्चों की भाषा का जो माध्यम होना चाहिए वो उनकी मातृभाषा होना चाहिए। चाहे आरटी 2009 हो, एनसीएफ 2005 हो, एनईपी 2020 हो, उन्होंने तीनों ने ही बच्चे की मातृभाषा को सबसे महत्वपूर्ण माना है। बच्चों की मातृभाषा को ज्यादा ज्यादा अवसर देने चाहिए, कभी भी इसकी मातृभाषा को सीमित नहीं करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण जो संसाधन माना है वो बच्चे की मातृभाषा को माना है। ठीक है, तो इसलिए इतना इंपॉर्टेंट बता दिया कि भाई क्लास 8 तक बच्चे की मातृभाषा में शिक्षण दो, आप बच्चों को किसी दूसरी मातृभाषा में शिक्षण मत दो। ठीक है, ये बात लिखित में ये वाली बात कह दी इन तीनों के तीनों डॉक्यूमेंट ने। तो क्या होगा? आपका आंसर आपका हो जाएगा, फर्स्ट आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, वैसे क्षेत्रीय भाषा आपके मातृभाषा के अंदर ही आ जाता है, विवाद बन जाएगा, बट आप लोग मातृभाषा के अंदर चले जाना। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है? देखिए, एनईपी की बात हो रही थी, तो एनईपी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में यानी एनईपी 2020 में जो विदेशी भाषाएं है, विदेशी भाषाओं का किन किन भाषाओं का जिक्र है? कोरियन का, जापानी का, थाई, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पुर्तगाली और आपका रूसी। तो इनके अध्ययन की डैश के रूप में अनुशंसा की गई है। किसके रूप में अनुशंसा की गई है वो आपको बताना है। बेसिकली जो जितनी भी आपकी विदेशी भाषा है ना, इनकी जो अनुशंसा की गई है वो आपकी प्राथमिक भाषाओं के रूप में नहीं की गई। आप लोग पता है, सिंपल सा एक काम करना, एनईपी 2020 के ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है यूट्यूब के ऊपर। जब आप लोग इस डिटेल में वीडियो को देख लोगे ना, तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो माध्यमिक स्तर पर, अपर प्राइमरी लेवल पर कहा गया है कि भाई इन भाषाओं में से किसी एक भाषा को आपको अतिरिक्त भाषाओं के रूप में पढ़ाना होगा बच्चों को। ठीक है, किसमें? अतिरिक्त भाषाओं के रूप में, इनमें से किसी एक भाषाओं को पढ़ाना होगा, विदेशी भाषा को। ठीक है, लेकिन आपको इन सभी भाषाओं के नाम जरूर याद कर लेना, क्योंकि इनमें से किसी ना किसी एक भाषा को भी एग्जामिनर आपसे पूछ लेगा। ठीक है, तो सभी के नाम याद कर लेना, कोरियन, जापानी, थाई, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पुर्तगाली। यहां पर कंजूसी मत कर देना कि मतलब किसी एक को याद कर लिया, दो को, सभी को याद कर लेना। ठीक है, चलिए बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक, बड़ा महत्वपूर्ण आपका एनईपी 2020। अगला क्वेश्चन देखें, नोम चोम्स्की की बात हो रही थी, क्लास 1 थी, उसमें मैंने नोम चोम्स्की का आपको बताया था। नोम चोम्स्की का एक और क्वेश्चन आपको ले लिया। ठीक है, क्योंकि वहां पर शायद मेरे ख्याल से यूनिवर्सल ग्रामर का आपको नहीं बताया था। देखिए, आपको आंसर भी पता चली गया होगा क्या आंसर है। क्वेश्चन आपको दे दिया कि नोम चोम्स्की के सिद्धांत के अनुसार, क्योंकि नोम चोम्स्की के बिना आपका जो भाषा का जो सेक्शन है ना वो कंप्लीट नहीं है, इसके बिना क्वेश्चन बनने का ही नहीं है। नोम चोम्स्की के बिना, नोम चोम्स्की के सिद्धांत के अनुसार हम सभी सहजात समझ के साथ जन्म लेते हैं कि भाषा कैसे कार्य करते हैं। नोम चोम्स्की क्या कहते थे कि बच्चों में या हमारे और आपके अंदर भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। हम भाषा सीखने की क्षमता के साथ बाय इनेट एबिलिटी के साथ पैदा होते हैं, यानी जब हम पैदा होते हैं ना, तो हमारे अंदर ही भाषा सीखने की क्षमता अपने आप ही होती है। भाई कहीं ना कहीं बिल्कुल सही बात कहते हैं। देखो, जब हम पैदा हुए थे तो अपने आप ही हम अपनी मातृभाषा को सीख गए। जैसे अब मैं हिंदी बोल रहा हूं, आप लोग भी मान लीजिए हिंदी बोलते हो, तो अपने आप ही सीख गए उस भाषा को। ये कहते हैं कि हमारे माइंड के अंदर एक डिवाइस होता है जिसका नाम होता है LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा अधिग्रहण यंत्र।
ये डिवाइस होता है, इसकी हेल्प से हम किसी भाषा को सीख जाते हैं। हमारे माइंड के अंदर पहले से ही व्याकरण के नियम विद्यमान रहते हैं, पहले से ही इन्वॉल्व रहते हैं हमारे माइंड के अंदर, ठीक है। और वो क्या रहते हैं, हमारे माइंड के अंदर पहले से व्याकरण रहता है, जिसकी हेल्प से हम उस भाषा को सीख जाते हैं, ठीक है। सार्वभौमिक व्याकरण की बात किसने कही है, आपके नोम चोम्स्की ने कही है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड आंसर आपका सही हो जाएगा। नोम चोम्स्की को ध्यान कर लेना, कंफर्म आना है यहां से क्वेश्चन आपका। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा है आपसे, भाषा से संबंधित। भाषा से आपका क्या अभिप्राय है, भाषा से आपका अभिप्राय क्या है, इसके ऊपर बात करते हैं। भाषा विज्ञान की व्यवस्था है क्या, भाषा सिर्फ विज्ञान की व्यवस्था है, भाषा आपके गणित की भी व्यवस्था है, भाषा आपकी सामाजिक विज्ञान की भी व्यवस्था है, भाषा आपके XYZ सभी की व्यवस्था है। क्योंकि जितने भी आपके सब्जेक्ट है उनके सेंटर में कौन है, उनके सेंटर में आपके है आपकी भाषा। ये कौन है, आपके भाषा। सभी विषयों के, सभी सब्जेक्ट के केंद्र में कौन होती है, भाषा होती है। भाई मान लीजिए आप मैथ पढ़ोगे, तो मैथ अगर पढ़ोगे तो वहां पर भाषा का यूज होगा। अगर मैं आपको मैथ पढ़ाऊंगा तो किस में बात करूंगा, भाषा में बात करूंगा। अगर मैं आपको साइंस पढ़ाऊंगा, विज्ञान पढ़ाऊंगा, तो किस में बात करूंगा, भाषा का बात करूंगा। किसी भी क्लासरूम में अगर कोई भी सब्जेक्ट पढ़ेगा ना, तो वहां ऑलरेडी भाषा अपने आप ही देखने को मिलेगी। इसलिए कहा गया है कि भाषा सभी विषयों के केंद्र में होती है। ये वाला क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में आपका पूछा गया है, ठीक है। तो भाषा विज्ञान की व्यवस्था है खाली, ये कहना बिल्कुल गलत होगा। भाषा व्यवस्थाओं की व्यवस्था है, क्या है, भाषा जितनी भी व्यवस्था है उनकी व्यवस्था है। ये क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। विकासात्मक व्याकरणात्मक व्यवस्था है, नहीं। आपका अक्षर और ध्वनियों की व्यवस्था है, नहीं। जितनी भी व्यवस्था है उनकी भी व्यवस्था है। आपकी जो है भाषा, देखो कितनी बड़ी उपाधि यहां पर भाषा को दे दी। तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड आंसर यहां पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरीके से आपका सेकंड आंसर आपका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हुए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, इसके ऊपर नजर डालते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि शिक्षिका ने क्लास 4 के विद्यार्थियों को 6-6 समूह में बांट दिया, 6-6 समूह में ग्रुप में बांट दिया, और उन्हें बिना अंत वाली एक छोटी कथा दे दी, ठीक है, जिसका कोई अंत नहीं है, ऐसी एक कोई छोटी कथा दे दी। और उसके बाद उसने कल्पना करने, उस पर डिस्कशन यानी चर्चा करने और अंतिम रूप देकर कहानी का अंत लिखने के लिए कह दिया। और इस गतिविधि को, इस एक्टिविटी के द्वारा शिक्षिका उनके किस कौशल का विकास यहां पर कर रही है। टीचर ने क्या काम करा, छोटे छोटे एक 6-6 ग्रुप के अंदर बच्चों को बांट दिया और एक छोटी सी कहानी दे दी, ठीक है। कोई भी कहानी दे दी, जैसे मान लीजिए भाई दिवाली आ रही है, तो दिवाली क्यों मनाई जाती है, बच्चों से कह दिया। इसका भी जवाब ढूंढ कर लाइए। अब बच्चों ने क्या काम करा, बच्चों ने डिस्कशन करा, कल्पना करी, चर्चा करी, आपस में बातचीत करी, और उसके बाद फिर एक निष्कर्ष निकाल कर दे दिया कि भाई दिवाली इसलिए मनाते हैं, ठीक है। उसको उन्होंने फिर अपने तर्क वितर्क सारी चीज बताई। तो जो गतिविधि कराई इस टीचर ने, तो उसके द्वारा किस कौशल का यहां पर उसने विकास करा, जो टीचर ने ये वाला काम करा, नियंत्रित लेखन का करा। मैंने क्या बताया था, जहां पर भी नियंत्रित करने की बात आ जाएगी, कंट्रोल करने की बात आ जाएगी, वो आपका वैसे ही नेगेटिव ऑप्शन हो जाएगा। तो ये तो आपका होने से रहा। निर्देशित करने की बात आ जाएगी, निर्देशित भी आपका नेगेटिव ऑप्शन होता है, दो तो आपके वैसे गलत हो गए। यहां पर रचनात्मक लेखन देखने को मिलेगा। कैसा रचनात्मक, बच्चे टीचर ने बच्चों को क्या दे दिया, एक काम दे दिया। वहां पर क्या बच्चों ने क्या काम करा, अपनी क्रिएटिविटी देखने को मिली। वहां पर बच्चों ने कहा कि इसलिए, जैसे दिवाली के बारे में पूछ लिया कि मैम इसलिए मनाई जाती है क्योंकि राम जी ने ये काम करा था, ठीक है, राम जी ने रावण जी को मारा था, फिर वो अपने घर आए थे, दिवाली को दीपों का दीप जलाए थे, तो सारी चीज उन्होंने अपनी बताई। तो वहां पर क्रिएटिविटी देखने को मिली, रचनात्मकता देखने को मिली, उत्पाद लेखन देखने को नहीं मिलेगा। आंसर आपका थर्ड आंसर देखने को मिलेगा। यहां पर वो बच्चों की क्रिएटिविटी देखने को कर रही है, इसलिए क्या करा, रचनात्मक लेखन देखने को मिला। जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो हमारी टीचर ऐसा कुछ भी काम नहीं करती थी। वो ज्यादातर पता है क्या कहती थी, चलो भाई गाय के ऊपर एक लेख लिखो। तो हमें पता है गाय के ऊपर क्या चीज लिखने को आती थी, गिने चुने वही पॉइंट आते थे कि गाय की 4 टांगे होती है, गाय की एक पूंछ होती है, गाय दूध देती है। 6-7 लाइन हमें रट्टी होती थी, मैडम को दिखाया, मैडम ने पूरे नंबर दे दिए, वाह वाह शाबाशी होती थी। बट आपको ध्यान रखनी है, जब भी अगर लेखन की बात आ जाएगी, ध्यान से सुनना, सीटेट के अंदर ये क्वेश्चन बहुत आता है। अगर बच्चे से जब भी लिखवाने की बात आ जाएगी, लेखन की बात आ जाएगी, सबसे बढ़िया लेखन, सबसे उत्कृष्ट लेखन वो लेखन होता है जिसमें बच्चे के विचारों की अभिव्यक्ति होती है। कौन सा लेखन होता है, जिसमें बच्चे के विचारों की अभिव्यक्ति होती है, जिसमें बच्चों को कहा जाए कि बेटा अपने विचारों को अभिव्यक्त करो। कैसे अभिव्यक्त करो, कि बेटा कल दिन भर में तुमने जो जो चीजें देखी,
जैसे मान लीजिए अपने मामा के आ गए, या तुमने कल दिन भर में जो जो काम किया उसको अपने विचारों में अव्यक्त करो, वो सबसे बढ़िया लेखन, सबसे उत्कृष्ट लेखन माना जाता है। तो इसलिए बच्चों के विचारों को जो अव्यक्त कराया जाता है वो लेखन सबसे बढ़िया लेखन होता है। ये सीटेट के एग्जाम में बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, हम आप लोग गुजर लिए जो भी गुजर गए, लेकिन अब इस तरीके से आपको नहीं करना। ठीक है, वो आपका रचनात्मक लेखन आपको देखने को मिलता है जो इस टीचर ने काम कराया है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है। हाँ, स्कूल के अंदर वो कराया जाता था। हाँ चलो भाई, इमला लिखो। इमला लिखने के अंदर क्या करता था, टीप दिया सारा काम ठीक ने। रचनात्मक लेखन थोड़ी था, वो तो सिंपल लिखा और टीप दिया, उसमें उसमें कुछ देखने को थोड़ी मिलता था। अगला क्वेश्चन आपको दे दिया, सुश्री परवीन। देखो यार, नाम के आगे सुश्री, श्री के भी आगे सुश्री परवीन। ठीक है, सुश्री परवीन की कक्षा में बहुधा यानी प्राय या फिर इस तरीके से कहा जाता है कि अक्सर, सुश्री परवीन की कक्षा में अक्सर विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है। क्या की जाती है भाई, कि वे उनके पीछे पीछे दोहराए। अच्छा भाई, मतलब देखो कितने खास है, एक तो सुश्री लगा हुआ है और यह अपेक्षा की जाती है बच्चों से कि वो उनके पीछे पीछे दोहराए। क्या दोहराए, कि सुश्री परवीन डैश अनुकरण कर रही है। क्या कर रही है, अपनी कक्षा में पुनरावृत्ति ड्रिल का। अब क्या कर रही है, पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति का मतलब है रिपीटेशन कर रही है। बिल्कुल सही बात है, जो काम सुश्री कर रही है वही अपने बच्चों को वो करवाने को बोल रही है। तो यही क्या होता है, वो पुनरावृत्ति होती है। सुश्री कह रही है कि सुश्री परवीन जो है बहुत अच्छी टीचर है, सेम बच्चे रिपीट कर रहे हैं। ये वाली बात बोल रही है ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल, सेम बात बच्चों रिपीट कर रहे हैं, पुनरावृत्ति कर रहे हैं। तो ये क्या होता है, पुनरावृत्ति ड्रिल होता है। क्या वो यहां पर वार्तालाप कर रही है बच्चों से, बिल्कुल नहीं कर रही है। क्या कक्षा में पूरा करने की ड्रिल नहीं कर रही है, विकल्प ड्रिल कर रही है, नहीं, वो पुनरावृत्ति करा रही है बच्चों से। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। तो सुश्री परवीन समझ गए क्या काम कर रही है यहां पर, आंसर आपका फर्स्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। ओल्ड टाइप के यहां पर ये टीचर है। अब पता नहीं परवीन किसका नाम है, मेल है फीमेल है, मुझे नहीं पता। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, इसके ऊपर नजर डालते हैं। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि कौन से उपागम के अंतर्गत सावधानी पूर्वक चयनित यानी सेलेक्टेड और स्तरवार यानी लेवल के अकॉर्डिंग सामग्रियों का इस्तेमाल किया जाता है, वो आपको बताना है। कौशल आधारित उपागम, रचनावादी उपागम, संरचनात्मक उपागम या फिर संप्रेषणात्मक उपागम। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। देखो क्वेश्चन का लेवल इतना बढ़िया दिया है इस बार ऑनलाइन एग्जाम के अंदर, मतलब अच्छा खासा दिमाग लगाया इस बार। ठीक है, मैंने कहा ना, एक मेरी मैराथन क्लास डलती थी, उससे बाहर पेपर नहीं आता था सीटेट का, जैसे जो लैंग्वेज डलती थी। ठीक है, इस बार भी देखने को मिलेगा, लेकिन जो लैंग्वेज है ना वो अच्छी पूछी गई है। इसलिए क्वेश्चन आंसर जरूर प्रैक्टिस करना अच्छे खासे, जो ऑनलाइन एग्जाम के अंदर हुए थे। इसलिए नोट्स के अंदर एक एक क्वेश्चन को रगड़ डालना। ठीक है, देखिए अब इसने कहा है कि कौन से उपागम के अंदर यानी अप्रोच के अंदर, उपागम मतलब अप्रोच के अंदर सावधानी पूर्वक चयनित और स्तरवार सामग्रियों का इस्तेमाल किया जाना है। मतलब बच्चे के लिए आपको सिलेक्टेड और उनके लेवल के अकॉर्डिंग टीएलएम का या सामग्री का इस्तेमाल करना है। मान लीजिए कोई बच्चों को आपको कोई चीज पढ़ानी है, ठीक है, मान लीजिए जोड़ घटा पढ़ानी है या कुछ भी उनको हिंदी का पढ़ाना है, ठीक है, तो उनके लेवल के अकॉर्डिंग तो आपको ऐसी सामग्री का इस्तेमाल करना है। तो यहां पर किस उपागम का इस्तेमाल करना है, किस अप्रोच का यूज करना है? क्या उनके कौशल पर आधारित उपागम का यूज करना है? बिल्कुल नहीं। क्या रचनावादी का उपागम का यूज करना है? यह भी नहीं। संरचनात्मक उपागम का यूज करना है, ठीक है। संरचनात्मक उपागम कैसे, मतलब एक कंस्ट्रक्टिविस्ट फॉर्म में उसका यूज करना है, ठीक है, मतलब उसको एक फ्रेम में यूज करना है कि इसको इस फॉर्म में दिया जाएगा बच्चों को, अगर बच्चों का लेवल इतना है तो उनको ये दिया जाएगा, अगर बच्चों का लेवल ज्यादा है तो उनको ज्यादा दिया जाएगा, ठीक है। जिस बच्चों का लेवल जितना है उसके अकॉर्डिंग उसको तैयारी करा के दिया जाएगा, ठीक है। ये नहीं है कि अगर बच्चों का लेवल ज्यादा है तो उनको कम दे दिया जाएगा। तो संरचनात्मक उपागम के अकॉर्डिंग उसको दिया जाएगा, ठीक है। तो कौन सी सामग्री का यूज सबसे बढ़िया होगा? आपका संरचनात्मक उपागम सबसे बढ़िया रहेगा। आंसर आपका थर्ड सही हो जाएगा, ठीक। सबसे बढ़िया सामग्री आपकी यही रहेगी अगर उसको स्तर के अकॉर्डिंग, उसको चयनित के अकॉर्डिंग दिया जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, क्वेश्चन नंबर 10 कि क्लास 4 की एक शिक्षार्थी पठन सामग्री पढ़ रही है, यानी पढ़ने की कोई सामग्री पढ़ रही है और उस पर आधारित कोई भी कार्य काम कर लेती है। यह सब अपनी मां की वो मदद से कर पा रही है, यानी मां उसकी उसको हेल्प कर रही है। तो वाइगोत्स्की के अनुसार, यहां पर लेव वाइगोत्स्की की बात हो रही है, उसकी मां उसके काम में क्या कर रही है वो आपको बताना है। यहां पर बात आ गई आपके लेव वाइगोत्स्की की बात आ रही है, ठीक है।
तो वो यहाँ पर क्या काम कर रही है, सहारा दे रही है। क्या काम कर रही है, सहारा दे रही है। आंसर आपका, फर्स्ट आंसर आपका सही हो जाएगा। लेव वाइगोत्स्की की सोशो कल्चरल थ्योरी यानी कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अंदर मैंने आपको क्या पढ़ाया था, मैंने आपको पढ़ाया था स्कैफोल्डिंग। ठीक है, क्या पढ़ाया था मैंने आपको, स्कैफोल्डिंग आपको पढ़ाया था, जिसको हिंदी में कहते हैं ढांचा। ठीक है, क्या कहते हैं हिंदी के अंदर, ढांचा, या इसको बोल देते हैं पाड़ बोल देते हैं। इसका मतलब होता है टेम्परेरी हेल्प। ठीक है, इसको बोला जाता है टेम्परेरी हेल्प या टेम्परेरी गाइडेंस। तो ये क्या, उसकी माँ उसको क्या काम कर रही है, टेम्परेरी हेल्प या फिर टेम्परेरी गाइडेंस दे रही है पढ़ने के अंदर। जैसे जब हम साइकिल चलाते हैं तो शुरू में बैलेंस नहीं बनता छोटे बच्चे का, तो उसके पेरेंट्स क्या काम करते हैं, साइकिल चलाते टाइम बैलेंस बनाने के लिए पकड़ लेते हैं पीछे से। ठीक है, तो टेम्परेरी हेल्प या टेम्परेरी गाइडेंस होता है। और जो ये टेम्परेरी हेल्प या टेम्परेरी गाइडेंस देते हैं, जैसे उसकी माँ दे रही है, तो उसको कहा जाता है, उनको कहा जाता है MKO, मोर नॉलेजेबल अदर। इनको MKO कहा जाता है। तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा, फर्स्ट आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक, चलिए बढ़ते अब आपके नेक्स्ट